वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं दुर्गेश मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएम डायमेंशन। तो जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैं हाजिर हूं एक नई सीरीज के साथ में जिसका नाम है द ऑस्कर सीरीज। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक सीरीज आएगी जिसमें 2021 में जो ऑस्कर अवार्ड्स दिए जाएंगे, एकेडमी अवार्ड्स दिए जाएंगे, उनमें जो फिल्में सेलेक्ट हुई हैं एनिमेटेड कैटेगरी में या इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म या फिर ओरिजिनल फिल्म का अवार्ड जो दिया जाता है, मतलब बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो होता है, इसमें जो भी फिल्में रहेंगी कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा फिल्में जो शॉर्ट लिस्टेड हुई हैं, नॉमिनेशन तक पहुंची हैं, उन फिल्मों का रिव्यू किया जाए ताकि अप्रैल एंड में जब ऑस्कर हो तो आपको पता हो कि कौन कौन सी फिल्में हैं, क्यों उन्हें ऑस्कर में जगह मिली है नॉमिनेशंस में, और कौन सी फिल्म ऐसी है जो कि ऑस्कर की ट्रॉफी जीत सकती है। तो इसमें सबसे पहला नाम जो मैं जोड़ना चाहूंगा वो है सोल। एनिमेटेड वर्जन के लिए, बेस्ट एनिमेटेड मूवी के लिए ये नॉमिनेट हुई है ऑस्कर 2021 के लिए। और यार ये फिल्म नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एनिमेटेड मूवीज बहुत कम देखता हूं और बहुत सेलेक्टेड हैं, पर आई शुड कंसिडर माई सेल्फ लकी कि मैंने आज तक जितनी भी एनिमेटेड मूवीज देखी हैं वो बहुत अच्छी रही हैं। अगर आप बात कर लें फ्रोजन की बात कर लें, आप बात कर लें अगर फॉर एग्जांपल लाइव एक्शन में भी अगर बात करें तो लाइव एक्शन में आप मोगली की बात कर लें, या फिर उसके अलावा अगर आप एनिमेशन पे वापस आऊं अगर मैं, तो एक हमारा कुंफू पांडा की बात कर लीजिए जो सबसे फेवरेट मेरी रही है। एकदम द मॉन्स्टर इन द पेरिस, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। द वाइल्ड एक बहुत अच्छी मूवी है। अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा इस सोल फिल्म से पहले जो कनेक्टेड मेरे हार्ट से थी वो मूवी थी द बिग हीरो 6। बहुत ऑसम मूवी है गाइस, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है प्लीज जाइए देखिए, आप लोगों के लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है। अब क्योंकि मैंने सोल देखी है और मैं आपको बताऊंगा कि यार सच में अगर आपने ये मूवी लास्ट मैंने जैसे आपको बताया था कि अगला रिव्यू इसका आने वाला है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज ये रिव्यू देखिए और उसके बाद मूवी भी जरूर देखिएगा। रीजन भी इसमें मैं कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा कि मूवी अच्छी क्यों थी बुरी क्यों थी। देखो कुल मिला के अगर मैं एक रिव्यू का फॉर्मेट फॉलो करते हुए बताऊं आपको, तो सबसे पहले बताना चाहूंगा 1 घंटे 40 मिनट की मूवी है, 1 घंटे 30 मिनट का रन टाइम है, बाकी जो भी क्रेडिट होते हैं उसमें निकल जाता है। 1.5 घंटे की मूवी है, 90 मिनट ज्यादा नहीं होते। Pizza. I can't smell. We can't taste either? All that stuff is in your body. No smell, no taste. Or touch. अगर मैं बात करूं सोल की तो पीट डॉक्टर ने इसको डायरेक्ट किया है। एक्टर्स के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि एक एनिमेशन मूवी है। हाँ, वॉइस ओवर दिया है, तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। स्टोरी जो सबसे जरूरी चीज है उसके बारे में बात करते हैं। सोल अगर आप इसका ट्रेलर देखते हैं ना तो आपको समझ में आता है कि ये एक ऐसे इंसान के बारे में जो मर गया है। अब मरने के बाद आफ्टर लाइफ क्या होता है वो पूरे कॉन्सेप्ट को, वो गया है कहीं पे, अब वो समझ नहीं पा रहा है कि वो कहाँ गया है। जैसे मैं थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूंगा आपको, द कार्गो मूवी जो कि विक्रांत मैसी की थी, उसमें नेटफ्लिक्स पे थी, वो पिछले साल रिलीज हुई थी और वो भी अच्छी मूवी थी। तो उसी कॉन्सेप्ट को ये लोग यहाँ पे एक तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी सोल एक जगह पे जाती है, फिर एक प्रोसेस से गुजरती है, उस प्रोसेस से गुजरने के बाद दोबारा से एक पर्पस ऑफ लाइफ लेकर के वापस अर्थ पे आती है। ये सारा सीन चल रहा है। यहाँ पर जो कहानी है वो 2 लोगों की कहानी है। एक नंबर 22, एक सोल है बिसॉर्टेड, सालों से भटक रही है, उसको उसका पैशन या स्पार्क नहीं मिला है जिसकी वजह से वो दोबारा अर्थ पे जा नहीं पा रही है। Hey, look, I already know everything about Earth and I don't want anything to do with it. और एक बंदा है हमारा, वो बंदा मतलब अगर मैं बताऊं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और वो मतलब दिल छू जाएगा आपका। अगर आप सुनने का कैरेक्टर देखोगे ना, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि ये आपकी कहानी है, ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। ऐसा होता है, ऐसा सच में होता है। जो गार्डनर नाम का बंदा है जिसकी लाइफ के अराउंड ये पूरी फिल्म घूमती है। What's your name, honey? I'm Joe. I teach middle school band. How'd it go for it? Today started out as the best day of my life. अब वो बंदा एक म्यूजिशियन है, पियानो प्लेयर है, उसमें अपना करियर आगे बढ़ाना चाहता है और नाम कमाना चाहता है बेसिकली, ठीक है। अब ये उसका पर्पस ऑफ लाइफ है। और दूसरी तरफ जो एक नंबर 22 का कैरेक्टर है, एक सोल बिसॉर्टेड सोल का कैरेक्टर है, उसको कोई पर्पस ही समझ नहीं आ रहा है अपनी लाइफ का। उसको ये लग रहा है कि वो वापस अर्थ पे जाने का पास उसको इसलिए नहीं मिल रहा है
क्योंकि वो अच्छा ही नहीं है किसी चीज में, किसी कोई पैशन ही नहीं है उसका। अब उसको ये लगता है कि पैशन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो नहीं जा पा रहा है। और उसमें मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बहुत फनी भी मूवी है एक तरीके से, कुछ कुछ इनके बीच की केमिस्ट्री, इनके बीच की बातचीत, जो नंबर 22 और जो के बीच की बातचीत होती है, बहुत कभी कभी हंसा जाते हैं आपको, कुछ फनी मोमेंट्स दे जाते हैं, एंटरटेनिंग मूवी है। और जहां तक बात करूं मैं प्लॉट की, जैसे मैं आपको बता रहा था, तो बंदा है अब उसको पहला ब्रेक मिला अपनी लाइफ का, जहां पे वो एक बहुत ही फेमस मतलब एक पॉप सिंगर है, उनके साथ उसको पियानो बजाने का उनके बैंड में मौका मिल रहा है। जिस दिन ये चांस मिला है उसी दिन वो मर जाता है। अब उसको लग रहा है कि यार मेरी लाइफ वेस्ट हो गई है, मेरी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, ये वो सो। उसके बाद वो सारे चले जा, मतलब वो किसी तरह ढूंढता है वापस आने की, बहुत कोशिश करता है अर्थ पे वापस आने की, लेकिन आ नहीं पा रहा है। तो वो वापस क्या कहते हैं आना चाहता है, लेकिन क्योंकि वहां पे उसको एक अर्थ पास चाहिए। अब उसको समहाउ वो थोड़ा सा फॉर्ज करता है, नंबर 22 का मेंटोर बन जाता है, और फिर नंबर 22 बोलता है कि यार ठीक है, तुम मेरे को मेरा पर्पस ढूंढने में हेल्प कर दो, मुझे इस धरती पे वापस जाना नहीं, क्योंकि यहाँ पे रहने लायक कुछ है नहीं, तो मैं अपना पास तुम्हें दे दूंगा, तुम अपनी बॉडी में वापस चले जाना। और टाइम का कॉन्सेप्ट वहां पे है नहीं, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें लगेगा कि टाइम ज्यादा हो जाएगा तो तुम्हारी बॉडी को कोई जला वला देगा, बेसिकली उसका जो क्रियाक्रम है वो कर देंगे। तो ये सब होता है ये पूरी जर्नी में, मतलब ये पूरी फिर जर्नी स्टार्ट होती है नंबर 22 और जो वार्नर की, फिर काफी फनी फनी सीन्स आते हैं। अब पूरी स्टोरी तो नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वो स्पॉइलर हो जाएगा। तो क्या किस तरीके से वो अपनी लाइफ में वापस आ पाता है, नहीं आ पाता है, और क्या उनके बीच की जर्नी होती, और इवेंचुअली एंड में होता क्या है। तो यार मैं वैसे स्पॉइलर तो नहीं कहूंगा इसे, फिर भी अगर आप इसे स्पॉइलर माने तो आप यहां से वीडियो छोड़ सकते हैं। एक चीज मैं जो शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि यार ये फिल्म ना आपको दो बातें सिखाती है। पहली चीज जो ये सिखाती है फिल्म, वो ये सिखाती है कि लाइफ में पर्पस का होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। बिना पर्पस के एमलेस इंसान किसी काम का नहीं होता, आई एग्री। लेकिन ये फिल्म आपको सिखाती है कि लाइफ में जिंदगी जीने के लिए, खुश जिंदगी जीने के लिए सिर्फ पर्पस का होना जरूरी नहीं है, सिर्फ किसी टैलेंट का होना जरूरी नहीं है, आपको जिंदगी जीने की इच्छा का होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि एक पॉइंट पे अगर आप सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करेंगे ना, और वन डे यू अचीव्ड इट बट यू नेवर लिव्ड योर लाइफ व्हाइल परस्यूइंग योर ड्रीम, देन व्हाट विल यू डू? ये एक सवाल है जो ये फिल्म जिसका जवाब देकर जाती है। तो अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज ये फिल्म देखिए। और इस फिल्म से एक मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा कि यार देखो, ये दुनिया बहुत बड़ी है, 750 करोड़ लोगों की आबादी में हर इंसान अगर ये चाहे कि मैं अपना मकाम बनाना चाहता हूं, अपना नाम बनाना चाहता हूं, तो बिल्कुल ये इच्छा होनी चाहिए, अच्छी बात है। अपना टैलेंट भी सबके पास कोई ना कोई एक टैलेंट तो होता ही है, उसके बिना वो धरती पे नहीं आ सकता, जैसा कि फिल्म का कॉन्सेप्ट है। तो कोई ना कोई काबिलियत तो सबके अंदर होती है, आप वो काबिलियत पहचानिए, आप अपने अंदर काम कीजिए, झांकिए, लेकिन इस प्रोसेस में ना कुछ बनने की चाह में भगवान ने जो बना के आपको भेजा है उसको मत भूल जाइए, और इस जिंदगी का जो तोहफा आपको मिला है ना उसको जिंदा रखिए अपने अंदर, और एक एक पल मतलब उसे ऐसे जिए जैसे कि ये लाइफ इट कुड बी योर लास्ट वन। ऐसे जी सकते हैं आप जिंदगी। मतलब मानता हूं प्रैक्टिकल साउंड नहीं करता, बट हाँ, अगर आप आज खुश हैं तो आप कल भी खुश होंगे, क्योंकि आप आज खुश हैं। अगर आप आज दुख में हैं ये सोच के कि आप कल खुश होंगे, तो वो कल कभी नहीं आएगा। तो ज्यादा ज्ञान हो गया, रियली सॉरी फॉर दैट, बट हाँ ये मूवी बहुत अच्छी है, हार्ट टचिंग मूवी है, दैट्स वाई शायद इसको ऑस्कर में भी जगह मिली है। आई विश कि एनिमेटेड मूवीज जो और भी हैं मैं वो भी देखूंगा अगर टाइम मिल पाया तो। और आई विश कि ये मूवी इतनी अच्छी है, एंड आई बिलीव कि शायद कोई ना कोई ऑस्कर ये जीत भी सकती है। तो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड आपने जो भी अपना प्यार अभी तक मुझे दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और नए आगे आने वाले कंटेंट के लिए क्या कहते हैं, आप चाहें तो मैं अपना इंस्टा आईडी जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। दुर्गेश मिश्रा _99 ये मेरा इंस्टा हैंडल है, आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपको इंस्टाग्राम रील्स तो नहीं मिलेंगी, लेकिन कुछ रियल लाइफ की चीजें जरूर मिलेंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगेन बेल आइकन दबाइए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आप उसके लिए तैयार रहें। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय।
गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं और आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी एक सीरीज चल रही है द ऑस्कर सीरीज, और उसी का अगला एपिसोड लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उन 8 नॉमिनेटेड फिल्म्स की जो फाइनलाइज हुई हैं ऑस्कर के लिए, ऑस्कर 2021 में। इन फिल्मों में से किसी एक फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया जाएगा। अब ये अवार्ड किस किस पैरामीटर्स पे दिए जाते हैं, इनमें से कौन सी फिल्म के चांसेस ज्यादा अच्छे हैं, ये सारी चीजें और कुछ ऑस्कर के बारे में अच्छे और कुछ खट्टे मीठे उनके जो एनेक्डोटल्स रहे हैं पुराने हिस्ट्री के, उन सारी चीजों को लेकर के ये सीरीज मैंने स्टार्ट करी है कि ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड सिनेमा में ऑस्कर का क्या वैल्यू है, सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है जहां तक सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात की जाती है। जो भी हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड सिनेमा चलता है, वो उसी चीज को एक मापदंड अगर माना जाए तो ऑस्कर की बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है। अब आज के एपिसोड में जो हम बात करने वाले हैं, हम थोड़ा सा बात करेंगे ऑस्कर की हिस्ट्री के बारे में, कहां शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, क्या कॉन्सेप्ट था। उसके बाद 2021 में जो 8 फिल्में सेलेक्ट की गई हैं वो फिल्में कौन सी हैं, बेसिक स्टोरी आइडिया उनका क्या है, और उसके बाद हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या ऐसी वजह है कि इंडिया की जो फिल्में हैं वो बहुत ज्यादा ऑस्कर में सक्सेसफुल नहीं हो पाई हैं। तो इन सारी चीजों को आपके सामने पेश करने के लिए सीरीज मैंने लाने का सोचा था, और आज इसका दूसरा एपिसोड लेकर मैं, जैसा मैंने बताया, आपके सामने फिर से हाजिर हूं। तो बिना कोई देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा ऑस्कर की हिस्ट्री के बारे में। तो अगर मैं बात करूं तो 1929 में सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड्स जो है वो देने शुरू किए गए थे। उस टाइम पे जो सिनेमा, अगर वर्ल्ड सिनेमा की बात करें, उतना ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं था, उतनी ज्यादा फिल्में नहीं थी। बेसिकली हॉलीवुड में जो फिल्में बनती थी उन्हीं में से कुछ फिल्मों को चुन करके अवार्ड देने के लिए उन्होंने ये एक अकेडमी अवार्ड्स के नाम से शुरू किया था। अब अकेडमी अवार्ड्स शुरुआत में इसका यही नाम था, आज भी अकेडमी अवार्ड्स ही कहा जाता है, बट एक ऑल्टरनेट नेम आ गया जो कि ऑस्कर जिसको हम जानते हैं। तो इसके बारे में भी कुछ कहानियां हैं, बट वो हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। आज के एपिसोड में जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया आपको, 1929 में सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड की सेरेमनी हुई थी। उस टाइम पे जो रूल्स थे वो क्या थे? उस टाइम पे ये रूल्स थे कि एक एक्टर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती थी। उस एक्टर की 2 या 3 फिल्में ली जाती थी और उन 2 या 3 फिल्मों के बेसिस पर उसको अवार्ड दिया जाता था। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, 1930s में सबसे पहली बार ऑस्कर्स जो है वो रेडियो पे एक तरीके से ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे पहले टेलीविजन पे जो ऑस्कर्स हैं वो 1953 में देने शुरू किए गए थे। मतलब एक तरीके से ब्रॉडकास्टिंग पर्सपेक्टिव से भी लोगों को ये इस चीज से जोड़ना, कौन से एक्टर्स, कौन से एक्ट्रेसेस और कौन सी फिल्मों को, कौन से डायरेक्टर्स को क्या अवार्ड मिल रहा है, ताकि एक पीपल गैदरिंग हो सके, एक तरीके से उनका इंटरेस्ट डेवलप हो सके इस चीज में। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज काफी सक्सेसफुल रही। आज की अगर बात करें 91 ईयर्स पहले, जैसा 92nd ईयर चालू है और 91 ईयर्स पहले ये स्टार्ट हुआ था, काफी सक्सेसफुल अवार्ड है। एक तरीके से अगर बात करी जाए, जिस तरह इसको कंडक्ट किया जाता है, जिस तरह ईयर बाय ईयर नंबर ऑफ फिल्म्स जो एंट्री लेती हैं इसमें, क्या कहते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल फीचर फिल्म के कैटेगरी के लिए हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो फिल्में भेजी जाती हैं, शॉर्ट फिल्म्स भेजी जाती हैं, तो उन सब के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा अवार्ड है, बहुत अच्छा क्रेज है इसका और पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। इस साल अगर मैं बात करूं तो ये अवार्ड यूजुअली होता क्या है कि फरवरी के लास्ट में, मतलब लास्ट मंथ ऑफ फेब में आपको ये अवार्ड देखने को मिलते थे टीवी पर, ऑनलाइन। लेकिन अब अगर आप बात करेंगे तो क्योंकि पैंडेमिक का सिनेरियो था तो इस चीज को थोड़ा एक्सटेंड किया गया और इफ आई एम नॉट रॉन्ग मे बी 23rd ऑफ अप्रैल को ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि 23rd ऑफ अप्रैल तक आपको सारी 8 की 8 फिल्मों के रिव्यू, इंडिविजुअल रिव्यू दिए जाएं। तो सबसे पहले आज, जैसा मैंने आपको कहा, शुरू करते हैं उन 8 फिल्मों की एक लिस्ट के साथ में। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा जो फिल्में हैं, आपको एक तरह से अगर मैं बताऊं तो एक एक करके अगर मैं नाम लेना शुरू करूं। सबसे पहले जिस फिल्म के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, द फादर जो है ये एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट है इसका, और कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा रोल रहता है ऑस्कर में अगर नॉमिनेशंस की बात की जाए
तो उस लिहाज से अगर देखा जाए बहुत ही यूनिक स्टोरी है। एक ओल्ड पर्सन है, उनकी बेटी है, वो उनका ध्यान रखती हैं। वो जो ओल्ड पर्सन है उनको एक बीमारी है कि वो उनकी याददाश्त जो है वो थोड़े थोड़े टाइम में जा रही है और वो क्या कहते हैं कुछ कुछ देर में चीजें भूल जाते हैं। वो अपनी बेटी को नहीं पहचानते हैं। इस पूरे सिनेरियो में किस तरीके से उनकी बेटी वो उनका ध्यान रख पाती है, हैंडल कर पाती हैं। और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में अगर बात करें, द फादर का लीड कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है, अगर मैं बात करूं तो उनकी क्या जर्नी रही है, ये सारी चीजें इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। और इस फिल्म के डिटेल रिव्यू में हम बात करेंगे इसमें काम करने वाले एक्टर्स के बारे में भी। हालांकि इतना जरूर बताना चाहूंगा कि इसके जो लीड कैरेक्टर्स हैं, एंथनी हॉपकिंस, वो पहले भी एक ऑस्कर जीत चुके हैं जो उनकी फिल्म थी साइलेंस ऑफ द लैम्ब के लिए। बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है इस फिल्म का। सेकंड नंबर पे मैं बात करना चाहूंगा जूडास एंड द ब्लैक मसीहा। ये एक तरीके से एक पीरियड ड्रामा है। यहाँ पर आपको 19 सेंचुरी के मिड का 50s 60s का टाइम दिखाया जाता है अमेरिका में। वहां पर ये कहानी जो है, ये ब्लैक पैंथर एक ऑर्गेनाइजेशन थी उस टाइम पर एक्टिव थी, जो कि अमेरिका में रहने वाले ब्लैक पीपल्स के ऊपर जो भी अत्याचार होते थे या उनके राइट्स को लेकर के ये लोग आगे अपनी आवाज रखते थे और उनके राइट्स के लिए बेसिकली लड़ते थे। तो इस मूवी में यही चीज दिखाई गई है। और ये पूरी मूवी जो है ये एक तरीके से जो ब्लैक पैंथर ग्रुप के जो लीडर थे उनकी एक तरीके से लाइफ स्टोरी है। और साथ ही साथ कैसे उनके ग्रुप में किस तरह अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उन्होंने अपना एक स्पाई प्लान किया, फिर किस तरह वो असैसिनेशन किया गया, किस तरह मरवाया गया उन्हें, ये पूरी कहानी है। और बहुत ज्यादा आपको एक ऐसा डार्क साइड देखने को मिलता है पॉलिटिक्स का इसके अंदर। और एक तरीके से रेवोल्यूशन का जो टाइम था ब्लैक पीपल के लिए यूएस में, उसका एक ग्लिम्स आपको देखने को मिलता है। तीसरी फिल्म जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, मैंक। जी, मैंक जो फिल्म है, ये फिल्म इसलिए भी बहुत ज्यादा चर्चा में रही है क्योंकि ये बहुत फेमस फिल्म मेकर की बायोपिक है एक तरीके से अगर कहा जाए तो। और अगर मैं बात करूं हरमन जे मैंक्स, ये एक स्क्रीन राइटर थे और इन्होंने कैसे सिटीजन केन नाम की एक फिल्म को लिखा, उसको लिखने में इनको क्या परेशानियां आई, किस तरह वो फिल्म बनी, इस पूरी चीज को लेकर के एक तरीके से हरमन जे मैंक की एक बायोपिक के तौर पे इसको दिखाया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और सबसे बड़ी बात इस फिल्म का हाईलाइट पॉइंट ये है कि इस फिल्म के जो मेन एक्टर हैं जिन्होंने हरमन जे मैंक का कैरेक्टर प्ले किया है, वो हमारे फेवरेट गैरी ओल्डमैन है और उनको इस साल बेस्ट एक्टर के लिए भी नॉमिनेट किया गया है सेम फिल्म के उनके मैंक के कैरेक्टर के लिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम फिल्म का सेपरेट रिव्यू करेंगे। चौथे नंबर पे अगर मैं बात कर लूं तो चौथे नंबर पे मैं बात करना चाहूंगा मिनारी के बारे में। मिनारी एक ऐसी फिल्म है जहां पे आपको कोरियन फैमिली है जो अमेरिका में बेस्ड है और वहां पर उनकी लाइफ में क्या चीजें होती हैं, एक तरीके से एक आउटर पर्सपेक्टिव दिखाया गया है कि एक फैमिली है जो यूएस में रहती है और बिलोंग वहां से नहीं करती है पर वहां पे रह रही है बहुत सालों से। उनकी लाइफ कैसे चलती है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जॉब्स को लेकर के, नॉर्मल डेली लाइफ, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि पैरासाइट एक जो था वहां पे एक अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच का जो फाइट दिखाया गया था, वैसा सा कुछ हल्का सा दिखाने की कोशिश की गई है। बट हाँ, स्ट्रगल है नॉर्मल लाइफ को लेकर के कि एक अलग कंट्री में आप जब अपने आप का एस्टेब्लिश करते हैं तो किस तरह की आपकी जिंदगी रहती है। इस पूरे चीजों के ऊपर उन्होंने बड़ी एक डाउन टू द कंसोल पॉइंट एक सीधी सादी स्टोरी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये फिल्म है, इसके बारे में भी जैसा मैंने कहा डिटेल में बात करेंगे जब इसका सेपरेट रिव्यू करेंगे। पांचवें नंबर पे जो फिल्म आती है उसका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है। अगर मैं बात करूं, कुछ फिल्में हैं इस लिस्ट में जो मैंने देखी और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, तो वो फिल्म है द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7। 1967 में यूएस में एक वियतनाम के साथ वॉर का सिचुएशन चल रहा था। किस तरह वहां पे कुछ लोग आते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि अगेंस्ट हैं वॉर के, और वो इस चीज के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट से कैसे वो एक वायलेंट प्रोटेस्ट बन जाता है। फिर उस ग्रुप के 7 लोगों के ऊपर जो ट्रायल चलता है, कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया गया है।
फिर उस ट्रायल में क्या होता है, क्या उन्हें सजा मिलती है नहीं मिलती है, इसके बारे में पूरी ये कहानी है। और इस फिल्म के बारे में मैं सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा था थोड़ा डिटेल में, थोड़ा रेफरेंस आपको दे देता हूं कि इस फिल्म हमारे चैनल का जो सबसे पहला वीडियो था वो इसी फिल्म के बारे में था, इसी फिल्म का रिव्यू किया गया था। बट उस टाइम पे जब मैंने इस फिल्म का रिव्यू किया था तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट था, उसका कॉन्टेक्स्ट था कि उस टाइम पे क्योंकि इंडिया में, दिल्ली में फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे थे, फिर किस तरह कुछ ऐसी चीजें हुई जहां पर कि मुझे एक रेलेवेंस लगा, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने वो रिव्यू किया था। आप चाहें तो वो रिव्यू भी देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दूसरी चीज अगर मैं आपको बताना चाहूं, इसका दोबारा से जब मैं रिव्यू करूंगा तो उसका कॉन्टेक्स्ट अलग होगा, मतलब वापस से रिव्यू ही करना है बट कॉन्टेक्स्ट होगा कि ऑस्कर के लिहाज से फिल्म कैसी है, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो उसको ऐसा कंटेंट देती हैं या ऐसा कॉन्सेप्ट देती हैं या ऐसा विजुअलाइजेशन देती हैं कि वो ऑस्कर जीत सकती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। छठे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो मैं बात करना चाहूंगा साउंड ऑफ मेटल। साउंड ऑफ मेटल एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस फिल्म के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो लोग म्यूजिक को पसंद करते हैं या जो लोग एक ट्रायम्फ देखना चाहते हैं, एक बंदे का स्ट्रगल और सक्सेस की स्टोरी देखना चाहते हैं, उनके लिए फिल्म बहुत ज्यादा मस्ट वॉच है। इस फिल्म में एक बंदे का कैरेक्टर है जिसको म्यूजिक से बहुत प्यार है, वो म्यूजिशियन है, आगे बहुत बड़ा नाम करना चाहता है, फिर किस तरह उसकी सुनने की शक्ति जो है वो चली जाती है, वो बहरा हो जाता है, और उसके बाद उसकी लाइफ में क्या होता है, उसकी जर्नी कहां तक जाती है, ये सब फिल्म में दिखाया गया है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, और मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी और आप म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप एक बार ये फिल्म जरूर चेकआउट कर सकते हैं। हमारे डिटेल रिव्यूज में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी फिल्म आपको कहां देखने को मिल सकती है। आगे अगर हम बात करें तो जिन फिल्मों के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, अगला नाम है नोमैडलैंड। नोमैडलैंड एक ऐसी फिल्म है जहां पर एक लेडी कैरेक्टर है, मतलब एक औरत है जिनकी लाइफ दिखाई गई है कि कैसे उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, फिर एक पॉइंट के बाद वो डिसाइड करती हैं कि अब वो नोमैडलैंड जो फिल्म है उसमें बेसिकली जो स्टार्टिंग का आप अगर उसे दो पार्ट में बांटते हैं तो नोमैड का जो मतलब होता है वो होता है एक इंसान जिसका कोई घर नहीं है, कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। एक तरीके से आप हिंदी में अगर बात करें तो खाना बदोश टाइप एक वर्ड निकल के आता है, वैसा सा कुछ लाइफ वो जीने का सोचती हैं। कैसे उसके बाद वो ये तय करती हैं कि वो आगे जाएंगी, छोटी मोटी जॉब्स करेंगी, अलग अलग जगहों पे घूमेंगी, अपने आप को रीडिस्कवर करेंगी, जिंदगी को जिएंगी, अपने लिए जिएंगी। और ये पूरी स्टोरी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ये पूरी कहानी नोमैडलैंड में दिखाई गई है। बहुत एक इंटरेस्टिंग मूवी है। वो कैरेक्टर की जर्नी कैसी है, एक इस तरह के माहौल में कि जब आपके आसपास कोई नहीं है और आप अकेले हैं, आप दुनिया को किस तरह एक्सप्लोर करते हैं, क्या पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं, अपने लिए जिंदगी जीना क्या होता है, ये सारी चीजों को दिखाती है ये फिल्म। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस फिल्म के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, 8वें नंबर पे जो हमारा नॉमिनेशन की लिस्ट में आती है फिल्म, उस फिल्म का नाम है प्रॉमिसिंग यंग वुमेन। प्रॉमिसिंग यंग वुमेन एक तरीके से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर बाकी सारी फिल्मों की बात की है तो उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा हैवी है, थोड़ा सा कुछ पीरियड ड्रामाज हैं, कुछ बहुत ज्यादा सेंसिटिव इश्यूज पर है। ये ऑन दी अदर हैंड एक तरह का साइकोलॉजिकल थ्रिलर बता सकते हैं, एक रिवेंज ड्रामा बता सकते हैं, आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म बता सकते हैं इसको। एक लड़की की कहानी है जो कि अपना बदला लेना चाहती है और उसका कोई लव्ड वन है जिसका कत्ल हुआ है। इसके बारे में ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर आपका एक तरह से स्टोरी बता देना होगा इसके बारे में कोई भी बात करना। बट हाँ, एक रिवेंज ड्रामा है और इस फिल्म के बारे में जब हम डिटेल में बात करेंगे तब इसमें जो इंटरेस्टिंग प्लॉट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के ये 8 फिल्में हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है बेस्ट फिल्म कैटेगरी में, और इनमें से कोई एक फिल्म होगी जिसको ऑस्कर दिया जाएगा। अब जब हम ऑल्टरनेट एपिसोड्स में, जैसा मैंने आपको कहा कि इस एपिसोड के बाद में हर ऑल्टरनेट डे पे आपको एक एपिसोड मिलेगा जिसमें आपको अलग अलग मूवीज का कंप्लीट रिव्यू और क्या चांसेस है उनके ऑस्कर जीतने के, ये सारी बातें बताई जाएंगी। तब उसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि इनमें से कौन सी फिल्म है जो शायद सबसे ज्यादा उस कंटेंडरशिप में आगे है कि ऑस्कर जीत सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी फैमिली जो है वो ग्रो कर सके। मैं आपके लिए नया नया कंटेंट लाने की कोशिश करता रहता हूं, आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो और भी नई नई चीजें आपके लिए लाने की कोशिश करता रहूंगा। अगली बार जैसा मैंने आपको बताया, कोई एक फिल्म इस पूरी 8 फिल्मों की लिस्ट में से आपके सामने उसका रिव्यू लेके मैं आऊंगा और फिर
हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें भी हों जिनके बारे में हम बात करें, या कोई ऐसी स्टोरी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑस्कर नाम कैसे पड़ा, या फिर ऐसा कौन सा वो एक्टर था जिसने बेस्ट एक्टर का अवार्ड ठुकरा दिया था। तो ये सारी अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग इंटरेस्टिंग स्टोरीज, फन फैक्ट्स भी आपके लिए लाता रहूंगा। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, और बस इस चैनल को अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, द ऑस्कर सीरीज के नए एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। और आज हम, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा, बात करने वाले हैं जो 8 फाइनल मूवीज की लिस्ट सेलेक्ट की गई है ऑस्कर के लिए, ऑस्कर 2021 के लिए। उनमें से एक फिल्म है, नाम है द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7। और इस फिल्म के बारे में, जैसा मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया भी था, कि ये फिल्म जो है, इसका ऑलरेडी रिव्यू हमारे चैनल पर अवेलेबल है। सबसे पहला रिव्यू वही था, बट क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट अलग था, और अभी क्योंकि ये सीरीज है, यहाँ पे ऑस्कर के बारे में बात होनी है, तो उस चीज के लिहाज से मैं फिर से इसको एक बार सेपरेट सिनेमैटिक कॉन्टेक्स्ट में इसका रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूं। तो बिना कोई देर किए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं दुर्गेश मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएम डायमेंशन। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था, ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1967-68 में यूएस में वियतनाम के साथ एक वॉर का सिचुएशन था। उस वॉर के सिचुएशन में जो यूएस की गवर्नमेंट थी, वो वहां के लोगों को रिक्रूट कर रही थी आर्मी में, अपनी फोर्सेस को ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। कुछ लोग थे सेपरेट, अलग अलग ग्रुप्स को बिलोंग करते थे, वो सभी इसके खिलाफ थे, और वो नहीं चाहते थे कि ये लोगों को हायर किया जाए और जंग लड़ी जाए। रेदर देन वो चाहते थे कि इस जंग को रोका जाए और देश के लोगों को बेमौत मरने से बचाया जा सके। We want to underscore again that we're coming to Chicago peacefully, but whether we're given permits or not, we're coming. We're going to Chicago to protest the Vietnam War. And there's no place to be right now but in it. इस चीज के बारे में ये फिल्म है। अब किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ती हैं, किस तरह से ये लोग साथ में आते हैं, किस तरीके से ये पूरा प्रोटेस्ट काम करता है, इसके बारे में ये पूरी फिल्म है। बैकग्राउंड बताने के बाद मैं आपको एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। इस फिल्म का रिव्यू करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, अगर हम ऑस्कर के कॉन्टेक्स्ट में करें या सिनेमैटिक कॉन्टेक्स्ट में करें। मैंने जितनी भी ऑस्कर की हिस्ट्री पढ़ी है या जो देखा है, क्योंकि मैं काफी टाइम से फॉलो करता हूँ वर्ल्ड सिनेमा को, तो उस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो पीरियड ड्रामा जितने भी होते हैं, बात कर लें अगर कोई भी ऐसी फिल्म जो इतिहास से जिसका कोई ना कोई लिंक है, या वो किसी की बायोपिक हो सकती है, या वो कोई ऐसी इंसिडेंट पे बेस्ड फिल्म हो सकती है जो इतिहास में कुछ घटना घटित हुई हो, ऐसी फिल्मों को ऑस्कर में हमेशा एक एज रहता है, ज्यादा पसंद की जाती हैं, बहुत ज्यादा अवार्ड्स मिलते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत मुमकिन है कि द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 इस बार ये अवार्ड जीत सकती है। Are the people ready to make opening arguments? At the defense table. Abby Hoffman, Jerry Rubin, Dave Dellinger, Rennie Davis, Lee Weiner, John Freund, Tom Hayden, and Bobby Seale. These defendants had a plan, and the plan was to incite a riot. अब इस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो कास्ट है इस फिल्म की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा बैरॉन कोहेन का। इन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया है, एबी हॉफमैन का कैरेक्टर प्ले करते हैं। सेकंड नंबर पे जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा वो है एडी रेडमेन, जो कि टॉम हिडन का कैरेक्टर प्ले करते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं मार्क रेलेंस, जो कि विलियम कस्नर का कैरेक्टर प्ले करते हैं। चौथे नंबर पे अगर मैं बात कर लूं तो फ्रैंक लैगली की बात करना चाहूंगा, जो कि जूलियस हॉफमैन का कैरेक्टर प्ले करते हैं, जज का कैरेक्टर प्ले किया है उन्होंने। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस कैरेक्टर के बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है जोसेफ गॉर्डन, जो रिचर्ड सल्स का कैरेक्टर प्ले करते हैं। अब ये तो सारी होगी कास्ट। इस फिल्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, बहुत अच्छा काम किया है अगर मैं बात करूं। बट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से पहले अगर मैं प्लॉट थोड़ा और डिस्कस करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, इस फिल्म का ऑलरेडी रिव्यू है हमारे चैनल पे। और
क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि कॉन्टेक्स्ट उसका डिफरेंट था। आज अगर प्योर सिनेमेटिक कॉन्टेक्स्ट पे बात करें तो 1967 और 68 के बीच में जो वॉर हुई, मतलब यूएस और वियतनाम के बीच जो वॉर की सिचुएशन चल रही थी, वहां से जब कहानी ये इस तरह बढ़ती है कि उसके लिए अगेंस्ट में कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक जगह पर आकर इकट्ठा होते हैं, एक समिट होने वाली है, वो समिट में ये लोग पीसफुली जाना चाहते हैं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहते हैं, अपनी आवाज उठाना चाहते हैं कि ये लोग युद्ध के बिल्कुल खिलाफ हैं। ये ऐसा करते भी हैं, सारे लोग साथ आते हैं, पर कैसे फिर किसी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनके जो प्रोटेस्ट है उसको सबोटाज किया जाता है, बाद में वो एक वायलेंट प्रोटेस्ट बन जाता है। 7 लोग हैं जिनको बाद में पकड़ लिया जाता है, उनके ऊपर ट्रायल चलता है, पहला पॉलिटिकल ट्रायल बताया जाता है इसे। अगर यूएस की बात करें तो एक तरीके से पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस ट्रायल था ये, इन लोगों को जबरदस्ती बस सजा देने के लिए ही वो करवाया गया था। और बहुत सारी चीजें थी जो उस टाइम पे एक डार्क पास्ट दिखाती हैं वहां के उस टाइम के लीगल सिस्टम का हो या पॉलिटिकल सिस्टम का हो, तो वो सारी चीजें इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। जहां तक मैं बात कर लूं तो एबी हॉफमैन का जो कैरेक्टर है वो एक तरह का थोड़ा फनी कैरेक्टर दिखाया गया है। बोरेन ने बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर प्ले किया, बहुत ज्यादा आपको लाइकेबल कैरेक्टर लगेगा फिल्म के अंदर। अगर मैं बात करूं इसके बाद अगर मैं बात करूं 1-2 और नाम मैं लेना चाहूंगा, तो उनमें अगर आप देखेंगे तो एक कैरेक्टर है जो जिनसे आप बहुत ज्यादा वाकिफ हैं, वो है एडी रेडमैन, जो कि टॉम हेडन का कैरेक्टर प्ले करते हैं। और टॉम हेडन जो है वो एक बंदा है सिमिलरली इस चीज के अगेंस्ट है। जहां तक बात करें, इनको आप पहले देख चुके हैं, अगर आप क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड की बात करें यानी कि फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज में ये पहले आपको देख चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो स्टीफन हॉकिंस की बायोपिक में भी ये देख चुके हैं। तो काफी अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छा काम किया है। ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं तो जितने भी एक्टर्स हैं ना, उन्होंने बहुत शानदार काम किया है इस फिल्म में। कहीं भी आपको ये फिल्म बोर नहीं करती है, अपने पेस के साथ बनी रहती है। आपको वो कोर्ट रूम ट्रायल देखने में बहुत मजा आता है, कहीं कहीं पर थोड़ा डार्क ह्यूमर भी दिखाया गया है, बहुत ज्यादा एंगेजिंग इसका स्क्रीन प्ले है। कुछ कैरेक्टर्स जो हैं जो आपके दिल को छू जाएंगे, जो जज का कैरेक्टर है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा जो 2 वकील हैं, एक तरीके से एक जो डिफेंस अटर्नी है और एक जो प्रोसिक्यूशन है, इन दोनों के बीच में जिस तरह की बातचीत होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत अच्छी तरह लिखे गए हैं और रिस्पेक्टिव एक्टर्स के द्वारा बहुत अच्छी तरह प्ले भी किए गए हैं। तो ये पूरी कहानी है, एंड आपको ले आता है इस पॉइंट तक कि क्या ये 7 लोगों को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब इसका एंड किस तरह होता है ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है माय फ्रेंड्स, और आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा। फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, आप वहां पर ये फिल्म देख सकते हैं। फिल्म सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, सबटाइटल्स के साथ भी आप देख सकते हैं, हिंदी में अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो आप जाइए, ये फिल्म देखिए। अगर आपने फिल्म ऑलरेडी देख ली है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि फिल्म आपको कैसी लगी है। और हमारा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और जितना हो सके ज्यादा इस कंटेंट को शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल की ग्रोथ जितना हो सके ज्यादा जल्दी बढ़ सके, ताकि नए से नया कंटेंट आपके लिए लाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक लंबे इंतजार के बाद आज एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले तो माफी चाहूंगा क्योंकि पिछला 1 हफ्ता जो है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, गला बैठा हुआ था, और इस टाइम पे दिल्ली में बहुत ज्यादा कोरोना के केसेस आ रहे हैं। तो उस लिहाज से मैं बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस ले रहा था, दवाइयां ले रहा था, बाहर नहीं जा रहा था, और अपने आप को बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर में नहीं डालना चाह रहा था, बिकॉज की प्रोफेशनल कमिटमेंट्स भी होती हैं और फिर ये काम भी है। तो उस वजह से वीडियो बहुत टाइम से आया नहीं है, इट्स बीन अराउंड अ वीक, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। बट हाँ, मैंने स्टार्ट किया था IPL फीवर एक उसमें मैं डेली आपको बताता था कि उसमें
कौन से मैच होने वाले हैं, उन मैचेस में आप क्या 11 देख सकते हैं, फैंटेसी 11 क्या हो सकती है, वो मैच कौन जीतेगा, ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली वो एक हफ्ते से मैं नहीं कर पाया। रीजन मीन जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और साथ ही साथ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के चलते उतना टाइम भी नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो नाउ आई हैव डिसाइडेड कि हर मैच का तो नहीं, बट जैसे ही हाफ सीजन होता है और 7-7 मैच सारी टीम्स खेल लेती हैं, उसके बाद आई विल एक हाफ सीजन रिव्यू करूंगा और उसके बाद जब वो टॉप 4 आ जाएंगे फिर फाइनल, तो वो वाला पार्ट कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टिल फैंटेसी 11 की टीम्स चाहिए और आपको ये जानना है कि कौन सी टीम जीतेगी नहीं जीतेगी, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने दे रखा है, आप वहां मुझे जाइए, मुझे फॉलो करिए और आप मुझे क्या कहते हैं डायरेक्टली डीएम करके भी पूछ सकते हैं। नहीं तो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालता रहूंगा हर मैच से रिलेटेड, तो आपको वहां पे जो प्रेडिक्शंस हैं और जो फैंटेसी 11 हैं वो आपको मिलती रहेंगी। अब बात कर लें अगर आज की वीडियो की, तो जैसा आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया है, इंट्रोडक्शन भी आ चुका है आपके सामने। तो जी हाँ, मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ द ऑस्कर सीरीज का एक नया एपिसोड लेकर के। और इस एपिसोड में जिस मूवी का रिव्यू हम करने वाले हैं वो मूवी है द फादर। अब ऑस्कर सीरीज एक अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए एक बहुत ज्यादा क्लोज टू माय हार्ट है। रीजन बीइंग कि मैं वर्ल्ड सिनेमा को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं एंड आई बिलीव कि ऐसे ऐसे कंटेंट को वहां पे क्रिएट किया जाता है जो आप अगर देखते हैं तो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं ये सीरीज मेरे दिल के बहुत करीब है। तो उसी सीरीज का अगला एपिसोड आज मैं आपके सामने लेके आया हूं और आज जिस मूवी का रिव्यू हम करने वाले हैं, मूवी का नाम है द फादर, जो बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। मैं हूं दुर्गेश मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएम डायमेंशन। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, द फादर जिस मूवी के बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ट्रस्ट मी। और ऐसी चीजें हमें दिखा के जाती है ये फिल्म जहां पे हम अपनी जिंदगी के कई ऐसे पहलू अनुभव करते हैं जो शायद जब हम जी रहे थे उस समय पर हमने उनके बारे में उतना नहीं सोचा था। Date of birth? Friday, 31st of December, 1937. You're living with your daughter at the moment? Yes, until she goes to live in Paris. No, Dad, why do you keep going on about Paris? You told me. No, I didn't. I'm sorry, I knew. लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसी कई बातें याद आती हैं जहां पर आपको ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजें या ऐसी सिचुएशंस, मैं बात कर रहा हूं कि जो सर्कमस्टांशियल सिचुएशंस बन जाती हैं, वो आपके साथ भी कभी ना कभी हुई है। वो स्ट्रगल जो होता है रिलेशनशिप का, वो स्ट्रगल जो होता है किसी रिलेशनशिप में बने रहने का स्ट्रगल, खुद को हमेशा आपके लिए डिवोटी साबित करने का। तो ऐसा सा कुछ एक एसेंस दे के जाती है ये फिल्म मुझे। बाप बेटी का एक बहुत अच्छा रिलेशन दिखाया गया है, उसमें एक ट्विस्ट भी है, उस चीज को आगे कैसे बढ़ाया जाता है नहीं बढ़ाया जाता है, इसी के बारे में आज इस रिव्यू में हम बात करने वाले हैं। शुरू से अगर बात करें तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस फिल्म के कास्ट की। कास्ट में 2 लोगों के नाम सिर्फ लेना चाहूंगा क्योंकि वो दोनों ही मतलब मेन लीड में है। मेन आप कह सकते हैं प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट का कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं। तो प्रोटैगनिस्ट जो है द फादर, वो है हमारे एंथनी हॉपकिंस। Where's Anne? Sorry? Anne, where is she? I'm here. What's the matter, Dad? Strange things going on around us. और एंथनी हॉपकिंस ने जो कैरेक्टर प्ले किया है द फादर का लीड कैरेक्टर, साथ में जो दूसरा क्या कहते हैं उनकी बेटी का कैरेक्टर प्ले किया है ओलिविया ने उनकी बेटी का कैरेक्टर प्ले किया। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। Dad, I'd like you to meet Laura. How do you do, sir? I say, you're gorgeous. Thank you. I must say he's charming. Yeah. मतलब अगर देखा जाए दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं बहुत सूटेड हैं उन एक्टर्स के ऊपर, बहुत बढ़िया काम करते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक अच्छी कास्टिंग की गई है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं जो कि मैंने आपको बताया था शुरू में जब ये सीरीज में शुरू करा था कि आपको नए नए कुछ किस्से मिलते रहेंगे, तो आपको बताना चाहूंगा अगर आपको नहीं पता है अभी तक, तो
एंथनी हॉपकिंस ऑलरेडी एक ऑस्कर जीत चुके हैं। उनकी एक फिल्म आई थी अराउंड 1993 में आई बिलीव, द साइलेंस ऑफ द लैम्ब, उसके लिए उन्हें ऑलरेडी एक ऑस्कर मिल चुका है। बहुत अच्छे एक्टर हैं, कई बार नॉमिनेट भी हो चुके हैं, तो यहां भी वो बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुए हैं। और जैसा कि बाकी सारी फिल्में मेरा देखना अभी बाकी है, लेकिन हाँ एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर तो है। अब अगर बात कर लें द फादर के प्लॉट की, तो प्लॉट इसका बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं सीधा सा है, कोई ज्यादा इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है। यहाँ पे जो कहानी है वो सिचुएशंस बेस्ड ज्यादा है, कहानी कोई बड़ी नहीं है। कहानी सीधी सी है कि एक एक ओल्ड मैन है जो कि एक प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस की सिचुएशन में है। रोज जब वो सुबह उठते हैं तो वो अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा भूल चुके होते हैं। कुछ थोड़े समय के बाद उनकी जो याददाश्त है वो चल जाती जा रही है। उनके साथ उनकी बेटी हैं लॉरा, वो रहती हैं और वो उनका ध्यान रखती हैं। और अगर आप देखेंगे तो रोज ये स्ट्रगल रहता है उनका, क्योंकि धीरे धीरे वो अपनी बेटी को भूलने लग जाते हैं। उनकी बेटी का स्ट्रगल, उनके पिता का ध्यान रखना, साथ ही साथ उन्हें ये याद दिलाना कि वो उनकी बेटी हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। कहानी में जब आगे जाते हैं तो एक और आती है बात जहां पर ये प्लॉट थोड़ा सा दिखाया जाता है कि कैसे एंथनी हॉपकिंस को ये लगने लगता है कि वो जो लड़की है वो उनके घर में जो रहती है वो कोई उनकी शायद उनके यहाँ किराएदार है और उनका घर हथियाना चाहती है, अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं तो ये पूरा प्लॉट है। आखिर में कहानी में क्या होता है, कैसे फिल्म आगे बढ़ती है, एंड किस तरह दिखाया गया है, ये रिलेशनशिप कैसे वर्कआउट करता है, ये सारी चीजें इस फिल्म का प्लॉट बताती हैं। पूरी कहानी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये फिल्म देखें। और ये फिल्म आप कहां देख सकते हैं इसका भी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पे देख सकते हैं। साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा कि इस तरह की कहानियां, ये बहुत सिंपल स्टोरी लगती है, बट अगर आप इस कहानी को थोड़ा सा फील करेंगे, महसूस करेंगे, जब आप ये फिल्म देखेंगे आपको समझ आएगा कि आप अपनी डेली लाइफ के, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप होते हैं। आपका दोस्त के साथ हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपके फादर आपकी मॉम हो सकते हैं, आपके सिस्टर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं। सारी रिलेशनशिप्स कुछ ना कुछ डिमांड जरूर करती हैं और उस डिमांड्स को कहीं कहीं हम फुलफिल कर पाते हैं, कहीं कहीं हम नहीं कर पाते हैं। पर जो हमारा पर्सनल एक तरह से अगर आप कहें कि स्ट्रगल होता है कि आप अपना 100% देना चाहते हैं किसी रिलेशनशिप में, उस चीज को ये फिल्म बहुत अच्छी तरह दिखाती है। फादर और डॉटर का जो रिलेशनशिप का आर्क दिखाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से राइटिंग है इस फिल्म की, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। अगर मैं बात करूं कैमरा एंगल्स की, बहुत अच्छे कैमरा शॉट्स लिए गए हैं। टेक्निकलिटी के ऊपर अगर जाऊं तो स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा लिखा गया है, कैमरा वर्क, लाइटिंग, बीजीएम सब बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है तो इसमें कोई ना कोई बात जरूर होगी। अगर मैं बात करूं फिल्म के डायरेक्टर की, उनकी खास तारीफ करना चाहूंगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है फ्लोरियन जेलर ने और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। मतलब एक डायरेक्टर जैसे कहते हैं ना कैप्टन ऑफ द शिप होता है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है और हर एक पहलू पे, हर एक सीन पे, हर एक मोमेंट पे वो दिखता है कि डायरेक्टर कितना सॉर्टेड है, डायरेक्टर अपने विजन को लेके कितना क्लियर है। और ये फिल्म कहीं भी आपको ना एक अनप्लेजेंट सा कोई सीन देकर नहीं जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा यूएसपी है इस फिल्म का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप कहाँ ये देख सकते हैं। आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखिए। और अगर बात रेटिंग की करूं तो ऑस्कर सीरीज मेरी फेवरेट सीरीज है, बिकॉज की सारी फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। तो मैं कोई रेटिंग पैरामीटर तो नहीं रखना चाहूंगा क्योंकि जो फिल्म ऑलरेडी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुकी है उसके लिए मेरी क्या रेटिंग रह सकती है। बट हाँ, अगर आप फिर भी एज अ रिव्यूअर मुझसे पूछेंगे तो मैं इसको 5 में से 4 स्टार देना चाहूंगा। 1 स्टार काटने का मेरा कुछ ये है कि कहीं कहीं पर फिल्म आपको स्लो लग सकती है, थोड़ा सा उतना एंटरटेनिंग बज नहीं है इस फिल्म के अंदर, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा 1 स्टार काटना चाहूंगा। थोड़ा अलग टॉपिक भी है तो शायद उस टॉपिक में उतना ज्यादा एंटरटेनमेंट, आउट एंड आउट एंटरटेनमेंट का कोई स्कोप नहीं था, तो उस लिहाज से एक पॉइंट मैं काटना चाहूंगा। अदरवाइज फिल्म बहुत अच्छी है। साथ ही अंत में आपको बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक बहुत प्यार दिया है। 2 महीने लगभग हुए हैं और टू बी वेरी प्रिसाइज अगर मैं बात करूं तो 8-9 हफ्ते हो चुके हैं। 9 हफ्ते में 124 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपने अभी तक आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं नए नए वीडियोस लाता रहूं और अच्छा अच्छा कंटेंट आपको देता रहूं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि सच में फ्रेंड्स कोविड की जो ये वाली स्ट्रीक है बहुत खतरनाक है। दिल्ली में रोज के 25,000 केसेस निकल रहे हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन दिख रही है। तो प्लीज गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अपने घर में रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, खुश रहिए और अपने परिवार को खुश रखिए। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं दुर्गेश मिश्रा और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने द ऑस्कर सीरीज का अगला एपिसोड लेकर के। आज जिस फिल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं वो फिल्म का नाम है नोमैडलैंड। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और अगर मैं बात करूं इस कहानी को लेकर के तो कुछ ऐसी चीजें आपको बता के जाती है ये कहानी, जहां पर आप देखते हैं कि एक इंसान की जिंदगी में कितने मोड़ आते हैं, क्या क्या होता है उसके साथ और किस मुकाम पे कौन से फैसले उसकी जिंदगी को क्या बना देते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रो है इस फिल्म का। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये सीरीज मेरे दिल के बहुत करीब है। तो प्लीज अगर आपने अभी तक ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि सच में ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक मूवी रिव्यू नहीं है, बल्कि इसमें आपको बहुत कुछ ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिससे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके भी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स से आगे निकल सकते हैं। तो ऑन दैट नोट, मैं हूं दुर्गेश मिश्रा, आप देख रहे हैं डीएम डायमेंशन। चलिए शुरू करते हैं। नोमैडलैंड एक फिल्म, एक ऐसी फिल्म जिसमें एक लेडी है जिनकी लाइफ जर्नी दिखाई गई है। वो किस तरह उनके साथ क्या क्या होता है जिंदगी में, कैसे कैसे वो एक बंजारन बन जाती हैं। अगर मैं खाना बदोश बोलते हैं, हमारे यहाँ एक वर्ड होता है उर्दू का कि वॉन्डरर जिसे बोलते हैं, वैसी बन जाती हैं। जिनके नोमैड का मतलब होता है जिसका कोई घर नहीं होता। You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am, I know. And they sometimes call you nomads. My mom says that you're homeless. ऐसा इंसान जो अपना घर छोड़ चुका है और दुनिया घूम रहा है, डेली काम कर रहा है, अपनी जिंदगी को आगे जीने की कोशिश कर रहा है, जो पल शायद उसने कभी जिए नहीं, जो चीजें उसने कभी महसूस नहीं की, इस तरह की जिंदगी जीने की कोशिश है। और ये सारी चीजें इस फिल्म में आपको दिखाई गई हैं। तो अगर मैं बात करूं फिल्म की कास्ट की, तो कास्ट के बारे में सिर्फ मैं एक नाम लेना चाहूंगा जो प्रोटैगनिस्ट है इस फिल्म की, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो पूरी कहानी उन्हीं के अराउंड घूमती है। फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड जो है, उन्होंने प्रोटैगनिस्ट है इस फिल्म में। My husband worked at the USG mine in Empire. I was a substitute teacher. It is a tough time right now. You may want to consider early retirement. I need work. I like work. और वो एक ऐसी लेडी का कैरेक्टर प्ले करती हैं। अगर मैं बात करूं प्लॉट की, क्योंकि कास्ट में जैसा मैंने कहा मैं एक ही नाम बताऊंगा आपको, अगर आप बात करेंगे तो अगर हम प्लॉट पे आ जाते हैं सीधा, प्लॉट के बारे में बताते हुए जैसा मैंने आपको ब्रीफ में बताया, तो ये एक ऐसी लेडी की कहानी है जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। वो अपने मिड लाइफ में है, उसके बाद कैसे वो सोचती हैं कि अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना घर वर सब छोड़ के दुनिया की सैर पे निकलेंगी, अलग अलग जगहों पे जाएंगी, अपनी जरूरतों के लिए छोटे मोटे काम करेंगी और जिंदगी को कैसे जिएंगी जैसे वो पहले जीना चाहती थी पर जी नहीं पाई।
हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ दी ऑस्कर सीरीज के नए एपिसोड के साथ में। अब मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आजकल जो भी माहौल चल रहा है, पीछे मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उसकी वजह से वीडियो की जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम हो गई थी, और उसके बाद अभी क्या है कि वर्क प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, जिसकी वजह से जो मैंने सोचा था कि आपको 26 अप्रैल से पहले, क्योंकि 26 यानी कि कल जो है वो ऑस्कर की अनाउंसमेंट होगी, तो उससे पहले आपको सारी मूवीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं, ताकि आप उनमें से ज्यादातर मूवीज देख सकें और अगर ऑस्कर को फॉलो करते हैं तो अवार्ड फॉलो कर सकें, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। मतलब फिल्म फेयर फॉलो करने से तो ज्यादा ही मजा आएगा। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि ये सब चीजें जो चल रही हैं आसपास, उनसे अपने दिमाग को अलग हटाना, खुद को एक नई चीज में लेके आना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में लेके आना थोड़ा सा मुश्किल है, आई नो, बट क्या करें, लाइफ है, इसी तरह चलती है। तो आज मैं आपको सिर्फ इतना बताने के लिए ये चीजें कह रहा हूं, क्योंकि मैंने जो भी चीजें अपने आसपास एक्सपीरियंस की हैं, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि देखो भाई, टाइम है, काम है, बाकी चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो आपकी फैमिली है। तो प्लीज अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप देख रहे हैं आप तब भी हिस्सा हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और मेरे वीडियोस को पूरा देखा करिए, क्योंकि जो भी कंटेंट मैं आपके सामने लेके आता हूं उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज रहती है जो आप अपनी लाइफ में आगे जाके ना कहीं अप्लाई जरूर कर पाएंगे। तो ऑन दैट नोट आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं दुर्गेश मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएम डायमेंशन। आज आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम एक साथ 5 फिल्मों का रिव्यू करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आजकल, सीरियसली यार, एक्चुअली जोक्स अपार्ट, बट मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि कल तो ऑस्कर आ ही जाएगा, तो उसके बाद भी आप रिव्यू देखेंगे, जरूर देखेंगे, क्योंकि सारी फिल्में सबने नहीं देखी होती हैं, बट आई जस्ट वांट टू गिव माय टेक बिफोर द ऑस्कर्स, सो दैट कि मैं अपने आप को एनालाइज कर पाऊं कि एज अ सिनेमा लवर, एज अ वर्ल्ड सिनेमा फॉलोअर, मैं कितनी अंडरस्टैंडिंग रखता हूं मूवीज के बारे में, जो कि जब ये अवार्ड नॉमिनेट होंगे, जब ये अवार्ड दिए जाएंगे, तब पता चल जाएगा कि मेरी जो भी ऑब्जर्वेशन थी, जो भी मेरे एनालिसिस थी, वो कितनी हद तक सही थी। तो सबसे पहले अगर आज जिस मूवी का मैं रिव्यू करने वाला हूं वो है जूडास एंड द ब्लैक मसीहा। जूडास एंड द ब्लैक मसीहा एक तरह से आप कह सकते हैं कि बायोपिक है। Deputy Chairman Fred Hampton of the Illinois Black Panther Party. Repeat after me. I am a revolution. 1960 में यूएस में ब्लैक पीपल के साथ जो भी चीजें होती थी, उनको अपने हक के लिए लड़ना पड़ता था, एक तरह का रेवोल्यूशन लेके आए थे वो लोग। तो उस चीज के ऊपर ये पूरा प्लॉट बेस्ड है। अगर मैं बात करूं कि प्लॉट के बारे में आगे थोड़ा सा बात करूंगा, पर बेसिक कहानी यही है कि जो ब्लैक पीपल यूएस में 1960s में जो भी उनकी हालात थे, जो भी उनकी कंडीशंस थी, उन कंडीशंस को वो कैसे टैकल कर पाए, अपने हक के लिए कैसे लड़ पाए, क्या वो उसमें कामयाब हो पाए, नहीं हो पाए, वो जर्नी कैसी रही है, इन शॉर्ट द ब्लैक पैंथर ग्रुप की जर्नी कैसी रही है, उसके बारे में ये पूरी फिल्म है। अब शुरू से शुरू करते हुए सबसे पहले अगर मैं कास्ट की बात कर लूं तो मैं बताना चाहूंगा, कास्ट में यहाँ पे 2 या 3 नाम ही लूंगा, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स हैं, हालांकि सबने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, फिर भी 2-3 मेन कैरेक्टर हैं, सबके बारे में बताने जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो शॉर्ट में रखते हुए मैं आपको अगर बताऊं तो सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर डैनियल कालूया, और दूसरे नंबर पर है लिकेथ स्टैनफील्ड, तीसरे नंबर पर जिसका नाम मैं लेना चाहूंगा वो है डोमिनिक फिशबैक। बहुत मुश्किल नाम है सीरियसली। तो डैनियल प्ले करते हैं फ्रेड हैम्पटन का कैरेक्टर, लिकेथ प्ले करते हैं बिल ओ'नील का कैरेक्टर, और डोमिनिक प्ले करते हैं डेब्रा का कैरेक्टर। अब ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं ये फिल्म में किस तरह इन्हें डाला गया है, कहानी किस तरह लिखी गई है, तो अगर मैं बात करूं कि जो फ्रेड का कैरेक्टर है वो एक तरीके से जो ब्लैक पैंथर ग्रुप जो था उसके जो हेड थे उनका रोल प्ले करते हैं। डैनियल प्ले करते हैं फ्रेड का कैरेक्टर, फ्रेड हैम्पटन, जो कि ब्लैक पैंथर ग्रुप के फाउंडर मेंबर थे और उन्होंने ही सब कुछ शुरू करवाया था, तो मेन कैरेक्टर, मेन लीड में है ये। अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो है लिकेथ स्टैनफील्ड, जो बिल और नेल का कैरेक्टर प्ले करते हैं।
इन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया है वो गद्दार है जो अपनी ही पार्टी से, ब्लैक पैंथर पार्टी से गद्दारी करता है और जाकर के वो मतलब यूएस की जो सीक्रेट सर्विसेज होती हैं उनको जाके उसकी मुखबिरी कर देता है इन शॉर्ट। तो ये पूरा प्लॉट है कहानी का। अब मैंने जैसा बताया, अगर थोड़ा सा डिटेलिंग में जाऊं मैं आपके, तो प्लॉट में इंट्रोडक्शन तो इतना ही है, लेकिन कहानी जैसे चलती है, मतलब जो इनका स्ट्रगल है उस टाइम पे जो ब्लैक पीपल्स होते थे उनके साथ क्या क्या होता था, क्या क्या नहीं होता था, ये सब इस फिल्म में बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है। फ्रेड का जो कैरेक्टर है वो किस तरह अपनी लाइफ के एक पहलू से दूसरे पहलू पे मूव करता है, कैसे सब कुछ उसे लगता है कि चीजें ठीक होनी चाहिए, फिर अचानक से चीजें उसके साथ होती रहती हैं और एक टाइम पे वो ऐसा महसूस करता है कि उसकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया। और वो डिसाइड कर लेता है कि उसको ब्लैक पीपल्स के लिए लड़ना है और ये सब चीजें करते हुए उसने अपनी जिंदगी में क्या क्या मुसीबतें झेली, क्या क्या हुआ आखिर में मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो ये सारी चीजें हुई, हालांकि कहानी आपको पता है तो विकिपीडिया पे आपको स्पॉइलर भी मिल जाएगा, बट आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट इफ यू डोंट हैव द आइडिया अबाउट द रियल रेवोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सो मैं इसको इतना ही कहना चाहूंगा कि ये प्लॉट है। परफॉर्मेंसेस वाइज सबने बहुत ही अच्छा काम किया है। अगेन मैं नाम लेना चाहूंगा कि डैनियल को फ्रेड के कैरेक्टर के लिए बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन भी मिला है और हो सकता है कि वो ये अवार्ड जीत भी जाए। तो क्योंकि मेरा एक एनालिसिस ये कहता है, मेरा अब तक का ऑस्कर का जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है कि जितनी भी फिल्में थोड़े पीरियड ड्रामा होती हैं या पुराने टाइम में सेट होती है ना, उनको ज्यादातर ऑस्कर मिलता है। मतलब बेस्ट फिल्म का तो मिल ही जाता है, एक्टिंग वाइज आई डोंट नो, कभी कभी मिलता है कभी कभी नहीं मिलता है। तो उस हिसाब से जुडास एंड द ब्लैक मसीहा का बहुत अच्छा चांस है कि ऑस्कर्स में ये अच्छा परफॉर्मेंस देगी। काफी सारी कैटेगरीज में नॉमिनेटेड भी है। तो अभी के लिए मेरा रिव्यू इसके लिए यही है कि फिल्म बहुत अच्छी है। अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपको अपनी लाइफ में मोटिवेशन चाहिए, अगर आपको ऐसी सिचुएशन से आप लड़ रहे हैं अपनी लाइफ में जहां पे सब कोई आपके अगेंस्ट है, फिर भी आपको अपनी चीज चाहिए, अपना अपनी मंजिल चाहिए, तो ये फिल्म आपको बहुत हेल्प कर सकती है। एंड में मैं डायरेक्टर की बात करना चाहूंगा। शाका किंग ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और बहुत ही अच्छा काम किया है। ट्रस्ट मी गाइज, ये फिल्म अगर आपको देखनी है तो आप इसे जाकर के कहां देख सकते हैं, कैसे आपको मिलेगी, ये सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इजीली एक्सेस कर पाए वो इन्फॉर्मेशन और ये फिल्म देख पाए। तो मूविंग अहेड, अगर हम दूसरी फिल्म के बारे में बात करें जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वो फिल्म है यंग प्रॉमिसिंग वुमेन। यंग प्रॉमिसिंग वुमेन एक लड़की की कहानी है बेसिकली, जो अपनी फ्रेंड की मौत का बदला लेने के लिए, सिंपल सा यही प्लॉट है। What are you gonna do? I don't know. Whisper something in your ear. Good God Almighty. उसमें उसके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में मैं आपको इसकी कहते हैं कि थोड़ी सी आइडियोलॉजी बताऊंगा, रिप्रेजेंटेशन का तरीका, सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन जो किया गया है वो भी थोड़ा सा बताऊंगा। उससे पहले अगर मैं कास्ट की बात कर लूं तो मैं बताना चाहूंगा आपको, इस फिल्म की कास्ट में है कैरी मुलिगन जो कैसेंड्रा का कैरेक्टर प्ले करती है, लीड कैरेक्टर। You think you'd learn by that age, right? Please lay down. What are you doing? It's okay. Hey, you're safe. What are you doing? एमरेल्ड फेनल और तीसरा कैरेक्टर इसका मैं नाम लेना चाहूंगा बो बर्नहम। ये तीन मेन कैरेक्टर्स मैंने बताया आपको। अब अगर फिल्म के बारे में मैं बात कर लूं, प्लॉट के बारे में मैंने आपको बताया क्या कहानी है, तो फॉर मी अगर मैं बात करूं तो समहाउ ये फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट अगर हुई है तो बेसिकली मेरा ख्याल से शायद राइटर्स ने बहुत अच्छा काम किया है और सिनेमेटोग्राफर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। स्टोरी आइडिया मुझे बहुत ज्यादा नया नहीं लगा, रिप्रेजेंटेशन बहुत यूनिक था आई मस्ट से। तो स्टोरी आइडिया कोई बहुत ज्यादा कमाल नहीं था, लेकिन रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी थी। फिल्म के साथ आप एंड तक बने रहते हैं। तो इस फिल्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं, आपको एंटी क्लाइमैक्स वाली फिल्में ज्यादा पसंद आती हैं, ये कुछ चीजें हैं जो इस फिल्म में आपको देखने को मिल सकती हैं। एक इमोशनल जर्नी है एक इंसान की जिसने अपना दोस्त खोया है और उसके बाद उससे समहाउ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि उसे मौका मिल जाता है कि वो अपने फ्रेंड के जो कातिल है उनसे बदला ले सके।
तो इसी पूरी चीज के अराउंड ये पूरी कहानी घूमती रहती है। एंड में क्या होता है नहीं होता है स्पॉइलर हो जाएगा अगेन, तो मैं आपको इसके बारे में कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप खुद जाके फिल्म देख सकते हैं। अगेन जो भी डिटेल्स मुझे मिलेंगी कि ये फिल्म आप कहां देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक में जरूर डाल दूंगा। मूविंग ऑन, अगर मैं बात करूं प्लॉट से हटकर परफॉर्मेंसेस की, तो परफॉर्मेंसेस पूरी फिल्म में बहुत ज्यादा अच्छी हैं। कोई भी एक्टर आपको मायूस नहीं करता। अब सारी फिल्में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई तो ऑब्वियसली ये थोड़ा मुश्किल रहेगा कि कोई भी एक्टर आपको कम टच करेगा या ज्यादा करेगा। स्क्रीन टाइम के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है ये टोटली उन पर डिपेंड करता है। बट हाँ, ये बात बिल्कुल पक्की है कि सबने अपना काम बहुत ईमानदारी से निभाया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं डायरेक्टर की, तो इमरान फेनल ने ये फिल्म डायरेक्ट की है और बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है उन्होंने। जैसा मैंने कहा, ये फिल्म अगर किसी एक यूएसपी की वजह से देखी जानी चाहिए तो द वे इट्स शॉट एंड द वे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कास्ट एंड द सिनेमेटोग्राफर इटसेल्फ। तो डायरेक्टर का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसा मैं हमेशा मानता हूं, डायरेक्टर जो होते हैं वो कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं। तो आई बिलीव कि ये सारी चीजें जो हैं वो समहाउ कहीं ना कहीं इस फिल्म के लिए काम कर जाती हैं और दैट इज व्हाई ये फिल्म जो है वो नॉमिनेट हुई है ऑस्कर्स के लिए। अब अगर मैं बात करूं मूविंग अहेड, इसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरे नंबर पे मैं बात करना चाहूंगा साउंड ऑफ मेटल की। You sound great. Yeah, right. What? You told me you weren't feeling it? You were in it. We don't need to put them all out. I know, but we just need to film. साउंड ऑफ मेटल एक ऐसी फिल्म है जो आई बिलीव कि हर इंसान को जिंदगी में एक बार जरूर देखनी चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में, तो एक कहानी है एक म्यूजिशियन की, उसके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, कैसे उसकी सुनने की शक्ति चली जाती है और बाकी चीजें जैसी जैसी होती है। बेसिक कहानी यही है। प्लॉट में थोड़ा ज्यादा डिस्कस करूंगा मैं। अगर मैं बात करूं कास्ट की, तो कास्ट के अंदर मैं एक दो नाम ही लेना चाहूंगा। रिज अहमद ने रूबेन का कैरेक्टर प्ले किया है, जो लीड कैरेक्टर है। Your hearing is deteriorating rapidly. ओलिविया कोक है जो लोए का कैरेक्टर प्ले करती हैं, जो कि क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि एक तरह से पैरेलल लीड में है इनके। तो ये सारे जो हैं चीजें हैं हुई हैं इसमें कि जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने किस किस तरह से अपना काम किया है, उस चीज को लेके कहीं ना कहीं आपका ध्यान इस तरफ जरूर जाता है कि इस फिल्म में कुछ ना कुछ अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा जब आप एक्टर्स के नाम सुनते हैं। तो बात करूं अगर मैं प्लॉट की, तो प्लॉट जैसा मैंने बताया कि एक म्यूजिशियन की कहानी है जो बहुत ड्रमर है, बहुत ज्यादा एक तरीके से इन्वॉल्व है अपने म्यूजिक में। फिर एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनकी सुनने की शक्ति चली गई है या धीरे धीरे जा रही है। उस सिचुएशन के बाद कैसे वो अपना पैशन फॉलो करते हैं, कैसे उनके सपनों को पूरा करते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि सारी चीजें उनके अगेंस्ट थी, उसके बाद भी वो हार नहीं मानते। और एंड में क्या होता है फिल्म में, कैसे वो अपने सपने पूरे करते हैं नहीं करते हैं, ये सारी चीजें देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। इतना कहूंगा कि अगर आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई पैशन है जिसे आप फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको एक बार ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि कई बार कई चीजें हम ट्राई करते हैं उन पर हम इसलिए वो छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमसे हो नहीं पाएंगी। तो प्लीज एक बार इस फिल्म को जरूर देखिएगा। अगर मैं आखिरी में बात कर लूं कि फिल्म के जैसे परफॉर्मेंस मैंने कहा बहुत ही अच्छी है परफॉर्मेंस की, साथ ही साथ अगर मैं लास्ट में बात करना चाहूंगा डायरेक्टर की, डारियोस मार्डर, आई बिलीव कि मैंने नाम सही प्रोनाउंस किया है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और ये फिल्म आपके दिल को इतना अंदर तक छू के जाएगी कि हो सकता है कि कुछ सीन्स देख करके आपके आंसू भी आ जाए। बट अगर आप लाइफ में कभी भी किसी भी सिचुएशन में, मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, हम सब जानते हैं कि चीजें कितनी बिगड़ती जा रही हैं, तो यही एक चीज है जिससे हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। समवेयर डाउन द लाइन आई बिलीव कि ठीक है, बीमारी है, चीजें हैं, सब बुरा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट इज नॉट अबाउट कि बीमारी कितनी भयानक है। इट इज ऑलवेज अबाउट द इंटेंट ऑफ अप्रोच, कि आप किस अप्रोच से, किस इंटेंट से उस बीमारी को डील कर रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ कर रहे हैं तो आप भरोसा रखें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और बहुत जल्दी हो जाएंगे। सिर्फ पॉजिटिव रहना है और जितनी भी चीजें फॉलो करने को कही गई हैं, प्रोसेस को फेथफुली फॉलो कीजिए और पॉजिटिव रहिए। ये बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चलिए अब इसके आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो मैं बात करना चाहूंगा नंबर 4 पर जो मूवी आती है। नंबर 4 पर जिस फिल्म के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो फिल्म है मिनारी। इस फिल्म के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसी फैमिली की कहानी है जो कि कोरिया से आती है
यूएस में रहती है और वहां पर अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाती है। ये बेसिक प्लॉट है। इसके बाद अगर मैं जल्दी से इस फिल्म के कास्ट के बारे में बात कर लूं, David, look! They're wheels! Wheels? 여기 대체 어디야? 집이지? 우리 새로 시작한다고 그랬잖아. फिल्म की कास्ट है स्टीवन यूं है जो जैकब का कैरेक्टर प्ले करते हैं, यून यू जंग जो सुंजा का कैरेक्टर प्ले करती हैं, एलन एस किम जो डेविड का कैरेक्टर प्ले करते हैं और हान ये री जो कि मोनिका का कैरेक्टर प्ले करती हैं। ये बेसिकली एक फैमिली की कहानी है जो फैमिली है कोरिया से बट वो यूएस शिफ्ट हो गई है और वहां शिफ्ट होने के बाद कुछ टाइम से वहां रह रही है। उसकी लाइफ में क्या क्या होता है, एक बहुत स्वीट सी और सिंपल कहानी है ये। मतलब इसमें कोई एक ऐसा नहीं है कि अगर आप कहानी की बात करते हैं तो कोई बहुत ज्यादा, जैसे पैरासाइट थी वो भी एक सिंपल कहानी थी, उसका एंड हालांकि मुझे समझ नहीं आया, फिर भी वो फिल्म बेस्ट पिक्चर ले गई। तो मैं तो जिस दिन से ऐसा हुआ है ऑनेस्टली मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं मिलना चाहता हूं उस फिल्म के डायरेक्टर से। लिटरली मैं चाहता हूं कि एक बार मैं उस पर्सन से बात करूं, उससे पूछूं कि मेरे भाई तुमने उस फिल्म में जो एंड दिखाया था, तुम्हारी फिल्म को बेस्ट फिल्म का ऑस्कर मिल गया, बहुत बढ़िया बात है, बट मेरे भाई ये बता दो कि क्या सोच के एंड लिखा था, मतलब लिटरली क्या फूंक के एंड लिखा था। मुझे लिटरली कुछ समझ नहीं आया यार। मतलब मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूं बट वो फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। क्लाइमैक्स मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लगा था उस फिल्म का। मे बी दैट्स वाई वो ऑस्कर भी जीत गई, क्योंकि ऑस्कर में ऐसी चीजों का ना बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो खैर मूविंग बैक टू द टॉपिक अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत सिंपल स्टोरी है। समवेयर डाउन द लाइन आपके छोटे छोटे ऐसे मूवमेंट्स देखे जाती है जो आपके दिल को छू जाते हैं। एक फैमिली का स्ट्रगल दिखाती है कि एक ऐसी कंट्री में रहना जो उनकी ओरिजिन नहीं है, उसके बाद उनके नेटिव्स वहां से बहुत दूर है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो उनके लिए ऑड बन रही हैं लेकिन उस सब के बावजूद उनकी लाइफ कैसी चलती है, वो अपनी लाइफ जीते कैसे हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब चीजों को एक साथ जोड़ करके ये फिल्म बनाई गई है मिनारी। अब अगर मैं बात कर लूं कि फिल्म के परफॉर्मेंसेस के बारे में तो सारे एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और लीड एक्टर्स को मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा कि जो हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया है उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे लगे, उनकी केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगी है। बच्चे का कैरेक्टर भी जिस एक्टर ने प्ले किया है बहुत ज्यादा बढ़िया काम किया, उसने दिल जीत लेने वाला काम बच्चे का लगेगा आपको, तो आप ये फिल्म एक बार जरूर देख सकते हैं। लास्ट मूवी जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो है मैंक। इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको जब इंट्रोडक्टरी एपिसोड आया था मेरा तो मैंने आपको बताया था कि ये किस बारे में है। तो ये बेसिकली एक हरमन जे मैंक नाम के स्क्रीन राइटर होते थे, उनकी एक तरह से बायोपिक है, एक फिल्म है जो वो बना रहे थे और उस फिल्म को बनाने में क्या जर्नी रही उनकी, इसके बारे में ये पूरी फिल्म है। Mank, it's Orson Welles. Of course it is. I think it's time we talk. What is it the writer says? Tell the story you know. जल्दी से आपको कास्ट बता देता हूं। इसके फिल्म के जो लीड एक्टर हैं वो है गैरी ओल्डमैन, जिन्होंने हरमन जे मैंक का कैरेक्टर प्ले किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्टर्स हैं इसमें, सबके नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। सबसे पहली बात कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और दूसरी बात ये कि भाई इनके नाम बड़े मुश्किल होते हैं यार, नहीं ले पाता इंसान, कैसे लेगा है, पूरी लिस्ट याद करो बैठ के। तो खैर जाने दीजिए, समय कम है और काम ज्यादा है, तो आगे बढ़ते हैं और फिल्म के प्लॉट के बारे में बात करते हैं। फिल्म का प्लॉट जैसा मैंने बताया हरमन जे मैंक की लाइफ स्टोरी पर है। वो एक फिल्म बना रहे थे, उस फिल्म को बनाते 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 उनकी लाइफ में क्या जर्नी रही, कैसे क्या क्या हुआ और कैसे कैसे वो चीजें आगे बढ़ी, ये पूरी तरह उनकी एक स्टोरी है। Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman? Please call me Mank. Mank. This is Herman Mankiewicz, but we're to call him Mank. Mankiewicz. Herman Mankiewicz, New York playwright and drama critic turned humble. और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरी चीजें जो दिखाई गई हैं बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से दिखाई गई हैं। स्क्रीन प्ले की बात कर लें या उस टाइम की सेट डिजाइन की बात कर लें, हर एक चीज बहुत अच्छी है। यहाँ पर मैं एक चीज की तारीफ जरूर करना चाहूंगा, अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो जो इस फिल्म के लीड एक्टर हैं गैरी ओल्डमैन, मेरे पर्सनल फेवरेट हैं क्योंकि उन्हें मैंने डार्क नाइट ट्रिलॉजी में गॉर्डन के कैरेक्टर में देखा है। इसके अलावा अगर मैं बात कर दूं तो उन्होंने खुद विंसेंट चर्चिल का कैरेक्टर भी उनकी मतलब एक फिल्म में प्ले किया था, आई बिलीव डार्केस्ट आवर फिल्म का नाम था, उसमें उन्होंने विंसेंट चर्चिल का कैरेक्टर प्ले किया था, तो वो भी बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया था। बहुत बार नॉमिनेट हो चुके हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो कुल मिला के चीजें अगर आप देखेंगे तो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और व्यू से बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग ये चीजें
हो जाती है फिल्म देखते वक्त, आप इंगेज हो जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं, लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीख जाते हैं कि लाइफ में कभी भी कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है। और फिल्में मैं क्यों देखता हूं, ऑब्वियसली यार आप भी क्यों देखते हो, अगर मैं आपसे पूछूं, फिल्में हम सिर्फ इसलिए नहीं देखते, मतलब बहुत आई बिलीव बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे कि जो फिल्में बस देख ली, प्ले किया, कुछ भी देखने को मिल गया लिया। ज्यादातर लोग जो फॉलोअर है वर्ल्ड सिनेमा के, ट्रू फॉलोअर है, वो किसी मैसेज के लिए, किसी पर्पस के लिए, किसी एक एडेड वैल्यू के लिए देखते हैं, भले ही वो एडेड वैल्यू थोड़े टाइम का रिलैक्सेशन ही क्यों ना हो। सिनेमा इसीलिए बनाया गया था। तो इन सारे पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा काम करती है ये फिल्म, इसीलिए नॉमिनेट भी हुई है। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि हो सकता है कि गैरी ओल्डमैन को अवार्ड भी मिल जाए। अब नहीं मिलेगा आई डोंट नो, पर कुछ नाम है जिनमें से ये बहुत ऊपर आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात कर लूं फिल्म के डायरेक्टर की, डेविड फिंचर ने इसे डायरेक्ट किया है और ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, तो इसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मैंने ये सारी चीजें जल्दी और थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग नहीं की है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया, मैं अपने एनालिसिस को प्रूव करना चाहता हूं, चेक करना चाहता हूं कि वो कितने अच्छे हैं उन फिल्मों के बारे में जिन फिल्मों के रिव्यू मैंने किए हैं, और वो सारी फिल्में देखी हैं मैंने। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि ऑस्कर कल रिलीज हो जाएगा। आज ये वीडियो आपको थोड़ा लेट नाइट मिल सकता है, बट हाँ मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा। और ये सारी चीजों के होते हुए आपको सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा, मतलब एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि अगर इस सिचुएशन में आपको एक मौका दिया जाए कि आप अपना अप्रोच पॉजिटिव रखिए, आप लोगों को मोटिवेट कीजिए पॉजिटिव रहने के लिए, तो वो करने के लिए ये फिल्में, इनकी कहानियां, इनके छोटे छोटे सीन्स, इनके कोई डायलॉग्स आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो सही कह रहा हूं ना, इस तरह शायद आपने कभी सिनेमा को नहीं सोचा होगा, बट अगर आपने सोचा है तो आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और अपनी इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप लोगों ने नहीं सोचा तो मेरी आप बहुत ज्यादा बिजी हैं। बाकी मैं बुराई किसी की नहीं करता, बट हाँ बिजी होना कभी कभी आपको थिंकिंग से दूर ले जाता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो दैट वॉज ऑल फॉर द डे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में किसी नई फिल्म या वेब सीरीज के रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों को ध्यान रखिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को या चैनल को शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, और हमारे परिवार को बड़ा कीजिए, ताकि जितना ज्यादा परिवार बड़ा होगा, जो पॉजिटिविटी, जो चीजें मैं स्प्रेड करना चाहता हूं आपके माध्यम से सब में, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर पाऊंगा, मेरा मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। तो ऑन दैट नोट, take a very good care of yourself and have a great life.